जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 135 के बारे में, जिसमें कहा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी 2023 का PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर। और हम लोग बात कर चुके हैं कई सारे वीडियोज़ में। अब तक 12 वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी 2023 का ही। लास्ट वीडियो है आज 2023 का, इसके बाद 2022, फिर 21, ऐसे करके हम लोग 15 साल तक PYQ जानेंगे। दोस्तों, ये सवाल 2023 का मतलब यानी 2023 का ही पेपर है। और हम लोग कई सारे वीडियो में बात कर चुके हैं कि लेखक और पुस्तक के सवाल कम से कम 4, 3, 5, कभी कोई 5 सवाल तक भी आ जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। ठीक है, 135 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुराधा राय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। भाई, बात करते हैं प्रश्न नंबर 136 के बारे में। इसमें कहा गया है ACO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब सही पूछा गया है, 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। अब दोनों पॉइंट में कौन सा सही है आइए जान लेते हैं। तो इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 135 और 136 से दोनों करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान देना। ठीक है, दोनों सही, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, देखिए मेरा PYQ कराने का सिर्फ एक मकसद है कि आप जानें सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है, करंट अफेयर का कितना सवाल पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ आप हर एक पॉइंट को जानें, समझें। मैं हर एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये 2023 का सवाल है। अब देखिए ये संबंधित है फिल्म से। अब आपको ऐसे भी सवाल ध्यान देना है कि जैसे 2024 में यूपीपीसीएस का पेपर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 में ऐसे कौन सी फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला हो। ऐसे चीज़ों को आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 137 पे आ जाइए दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। और जैसा आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीपीसीएस एग्जाम में, क्योंकि 35 से 45 सवाल यूपीपीसीएस में करंट अफेयर से ही होते हैं। 137 है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 137 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि क्रिप्स हिमकिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिप्स हिमकिस। ठीक है, तो ये दोस्तों अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ठीक, अब देखिए कोई भी जैसे खास तौर पर अपने पड़ोसी देश USA, UK, यहाँ सब जो कंट्री है, वहाँ पर अगर कोई प्रधानमंत्री नया चुना जा रहा है, कोई प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, फिर इंडियन मूल निवासी वहाँ पर कुछ बन रहा है, तो ऐसे सवालों पर जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, जैसे ये वाला 137 वाला। प्रश्न नंबर 138 पे आ जाइए। इसमें कहा गया चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है। इसको कह सकते हो दोस्तों कि कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। 138 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। चरक संहिता में 8 खंड और 120 अध्याय। इसके लेखक चरक तथा भाषा संस्कृत है। यह पुस्तक भारत के परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान आयुर्वेद पर आधारित है। सुश्रुत संहिता भी जो है परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान पर भी आधारित है। तो एक और होता है दोस्तों सुश्रुत संहिता, उसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना भी होगा। प्रश्न 139 में कहा गया भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए ऐसे जगह, ऐसे सवाल, ऐसे करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 139 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा D, जामनगर। और जामनगर कहाँ है, तो वो गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, प्रश्न नंबर 140 में कहा गया है कि दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। ये दोस्तों ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का सवाल है, ध्यान देना। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि कोरियोलिस बल। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में वायु का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण कोरियोलिस बल है। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए कोरियोलिस बल उत्तर दक्षिण दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। ये दोस्तों साइंस टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसको ध्यान देना, अच्छा सवाल है। 41 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि टाक्सोइड। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल था। ऐसे सवालों पर जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, 142 पे आ जाइए दोस्तों, ये है आपका पॉलिटी का सवाल। इसमें पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। 142 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि राष्ट्रपति को। ये अच्छा सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय से कम 2 सवाल तो पूछा ही जाता है यूपीपीसीएस में। तो अगर 142 के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल है, ध्यान देना। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर अपना त्यागपत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, इसे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 143 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। अब दोस्तों ये साइंस का सवाल है और कह सकते हो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी टच है इसमें। फिलहाल इसको हम साइंस के तौर पर ही ले रहे हैं। 143 के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि नेपनिथिस। ठीक है, नेपनिथिस। आई थिंक मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो माफ़ करना। तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 144 में आ जाते हैं दोस्तों, ये है करंट अफेयर का सवाल। इसमें कहा जा रहा है 144 में कि निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। 144 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी नोवावैक्स, ठीक है। दोस्तों देखिए, ऐसे सवाल जो आपके आसपास चीज़ें घटना घट रही हैं कुछ 1-2 सालों में, ऐसे सवाल पर जरूर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोवावैक्स। एक मिनट जाइए, नहीं, इसका सवाल गलत हो जाएगा। इसका सवाल सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मॉडर्ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉडर्ना, ठीक है। सॉरी, गलती हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 145 के बारे में। अब बात करें प्रश्न नंबर 145 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का सवाल है ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह रासायनिक कंपाउंड होता है जिसका रासायनिक फार्मूला होता है N2O, ठीक है। इसे ध्यान देना, ओके। अब आइए बात करते हैं 146 के बारे में। इसमें कहा गया भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। अब ये दोस्तों देखिए, हिस्ट्री का सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, और ये कह सकते हो थोड़ा सा पॉलिटिक टच है, लेकिन इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ही लेंगे, ठीक है। 146 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1871, ठीक। तो भारत में पहली बार जनगणना का कार्य प्रायोगिक तौर पर, ध्यान देना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द प्रायोगिक तौर पर, वर्ष 1971 में किया गया था। उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड म्यो थे। भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना वर्ष 1881 में की गई, जब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड म्यो, उस समय भी लॉर्ड म्यो थे और इस समय भी लॉर्ड म्यो थे। तो दो चीज़ है, इसमें कहा गया कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। यहाँ सर्वप्रथम पूछा गया कब किया गया, तो फिलहाल उत्तर तो यही होगा 871, लेकिन अगर कहा जाए व्यवस्थित रूप से तो 1881 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों समय लॉर्ड म्यो ही भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 147 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देना, हमें उत्तर यहाँ पे वो बताना जो सही सुमेलित ना हो, संबंधित ना हो। एक चीज़ ध्यान देना कि जो ये सूची है इस यहाँ पर थोड़ा आप लोग ऐसे लाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाइन है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया सूची, दूसरी तरफ दिया गया उसका विषय। अब बात करें 147 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9वीं सूची का संबंध यहाँ पर दिया गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो कि गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाला सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी कहीं ना कहीं आपस में सुमेलित है। तो यहाँ पर लिखा है तीसरी सूची, तो इसका संबंध हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, तो ये बात सही है। 10वीं सूची में दल परिवर्तन के आधार पर जो नियम है, कानून है, उसके बारे में सही है। 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषा के बारे में, तो ये भी सही है। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में आखिर है क्या। तो 9वीं अनुसूची में कहा जाता है कि ऐसा कानून जिसको न्यायालय ने चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कानून जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये जो है ये बात 9वीं अनुसूची में कहा गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये किस सूची में है, तो ये भी जान लेते हैं। तो ये जो है 4वीं अनुसूची में है, ना कि 9वीं अनुसूची में। तो ये सब चीज़ भी आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 148 के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें दो सूची दिया गया, एक सूची में दिया गया कुछ पुरातात्विक स्थल और दूसरी सूची में दिया गया वर्तमान स्थान। अब ये बताना है आपको, ये मैच कराना है कि पुरातात्विक स्थल जो है, ठीक है, और वर्तमान स्थल से संबंध बताना है। तो अगर हम बात करें, देखिए हम बात करें सबसे पहला क्या आता है, पहले आता है नेवासा। तो नेवासा का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, यानी कि पॉइंट नंबर 1 का हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। फिर आता है ईशमपुर, तो ईशमपुर का हो जाएगा कर्नाटक। फिर आता है डिडवाना, इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। फिर 4 में है गुड़ियाम गुफा, इसका हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब वहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। फिलहाल मैं इसमें ऑप्शन मैंने जानबूझ के काट दिया, नहीं तो बहुत लंबा सवाल हो जाता। 149 में दोस्तों कहा गया है, देखिए ये जो सवाल है ये कह सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री संबंधित सवाल है, तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। 149 में कहा गया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। अब देखिए हम लोगों ने इसी वीडियो में दो सवाल ऐसे देखे हैं जो मूवीज़ से संबंधित हैं। अब आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में 150 सवालों में से 3 सवाल तो कम से कम मूवीज़ के बारे में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आसपास 1-2 साल में जो घटना घटी हो, जो कुछ मूवी का जिक्र ज़्यादा हुआ, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 149 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा BSS राजामौली, ठीक है। एक मिनट जाइए, इसमें सवाल क्या पूछा गया है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। यहाँ पर SS राजामौली तो इस मूवी के डायरेक्टर हो जाएंगे, तो ये सवाल जो है इसका ऑप्शन तो ये नहीं होगा राजामौली, इसका उत्तर हो जाएगा MS कीरावनी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये है नाटू के रचनाकार हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और इनको 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, और 2023 का अंतिम सवाल है ये। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह के स्थान और विद्रोह का आरंभ से सही सुमेलित नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम उसका उत्तर बता रहे हैं आपको। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो सही सुमेलित नहीं हो उसी को आपको चूज़ करना है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ए में लिखा है कि
लखनऊ। तो अगर हम सवाल नंबर 150 के बारे में बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा झांसी, क्योंकि झांसी में जो आंदोलन था वो 11 मई 1857 को नहीं शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है 11 मई, तो कहीं ना कहीं ये सवाल गलत हो जाता है, नहीं माफ करिए ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सवाल में भी यही पूछा गया जो सुमिलित ना वही उत्तर बताना है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे लखनऊ में आंदोलन 4 जून 1857 को शुरू हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, और बैरकपुर में शुरू हुआ था 29 मार्च 1857 को। ठीक है दोस्तों, तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।